नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाता है, लेकिन जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, बिजली। और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल पैनल सेफ्टी। हमारे पास एक साइट सेफ्टी ट्रेनिंग गाइड से कुछ अंश हैं जो इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के बारे में हैं, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम सेफ्टी की परतों को एक-एक करके छीलेंगे, ये समझने के लिए कि उस अदृश्य शक्ति के साथ सुरक्षित रूप से काम करने का असली मतलब क्या है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नियम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये कलेक्टिव विजडम है जो अक्सर हादसों से सीखा गया है। हर नियम के पीछे एक कहानी है, एक क्यों है। ये बिजली के साथ काम करने के बारे में कम और उस शक्ति का सम्मान करने के बारे में ज़्यादा है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले उन खतरों की बात करते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब ने बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक शॉक सुना है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाँ, हमारे पास आर्क फ्लैश है। आर्क फ्लैश जो बिजली का एक विस्फोट है ना? बिल्कुल, एक तरह का धमाका। और फिर है इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी बिजली लगने से मृत्यु। ट्रेनिंग गाइड में सेफ अप्रोच डिस्टेंस जैसी बातों पर जोर दिया गया है, जो चालू उपकरणों के चारों ओर एक अदृश्य सम्मान की रेखा खींचने जैसा है। और यहीं पर शायद सबसे पहली और सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक आती है। हाँ, वोल्टेज की अनुपस्थिति का परीक्षण, मतलब टेस्टिंग फॉर एब्सेंस ऑफ वोल्टेज। ये पक्का करना कि जिस सर्किट पर आप काम करने वाले हैं वो सच में बंद है। इसके लिए एक नियम है, 3 पॉइंट टेस्ट। हाँ, 3 पॉइंट टेस्ट। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। 3 पॉइंट टेस्ट ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब क्या ये प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही जटिल नहीं हो गई? एक बार टेस्ट करना काफी नहीं है क्या? मीटर से तार को छुआ, 0 दिखा तो काम हो गया, है ना? नहीं, ये एक बहुत ही आम और खतरनाक धारणा है। सोचिए क्या होगा अगर आपका मीटर ही खराब हो, शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई हो या अंदर कोई तार टूट गया हो। अच्छा। आप एक बंद सर्किट को टेस्ट करेंगे, मीटर 0 दिखाएगा क्योंकि वो खराब है, और आप मान लेंगे कि काम करना सुरक्षित है। समझ गया। इसी को रोकने के लिए 3 पॉइंट टेस्ट बना है। इसका पहला कदम है, अपने टेस्टिंग मीटर को किसी ज्ञात चालू बिजली के सोर्स पर टेस्ट करें। ठीक है, तो पहले आप अपने हथियार की जांच करते हैं कि वो लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं। बिल्कुल, ये पक्का करने के लिए कि आपका औजार, आपका मीटर जिंदा है और काम कर रहा है। दूसरा कदम, अब आप उस सर्किट को टेस्ट करें जिस पर आपको काम करना है। उम्मीद है कि ये 0 दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, मीटर को फिर से उसी ज्ञात चालू सोर्स पर टेस्ट करें। दोबारा? हाँ, दोबारा। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आपका मीटर टेस्ट के दौरान खराब नहीं हुआ। अब और सिर्फ अब आप 100% निश्चित हो सकते हैं कि सर्किट में कोई वोल्टेज नहीं है। ये तो भरोसा करो पर जांचों का सबसे पक्का तरीका है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को छोड़ना एक बिना जांचे हुए पैराशूट के साथ विमान से कूदने जैसा है। तो हमने ये पक्का कर लिया कि सर्किट में बिजली नहीं है, लेकिन असली चुनौती तो ये है कि जब किसी के हाथ उस पैनल के अंदर हो तब वो बिजली वापस ना आ जाए। मुझे लगता है यहीं पर लॉकआउट, टैगआउट या लोटो जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। लोटो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है। ये सुनिश्चित करने का एक लगभग पवित्र अनुष्ठान है कि ऊर्जा बंद है और बंद ही रहेगी। इसके 6 कदम बताए गए हैं, है ना? हाँ, 6 मुख्य कदम, और हर कदम का अपना एक गहरा मकसद है। पहला है तैयारी और सूचना। इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा ब्रेकर बंद करना है, बल्कि ऊर्जा के सभी स्रोतों को पहचानना है। सभी स्रोत? जैसे कि हाँ। जैसे कोई बैकअप जनरेटर है। हाँ। क्या कोई बैटरी सिस्टम है? और फिर उस इलाके में मौजूद हर व्यक्ति को ये बताना कि सिस्टम बंद होने वाला है। ये कम्युनिकेशन वाला हिस्सा मुझे बहुत जरूरी लगता है। मैं सोच सकता हूँ कि कोई किसी दूसरे डिपार्टमेंट में बैठा है, देखता है कि उसकी मशीन बंद हो गई और वो जाकर मेन ब्रेकर वापस चालू कर देता है। बिल्कुल, और ये होता है, और इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। इसीलिए सूचना देना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा कदम है शटडाउन, मशीन को बंद करना। हाँ, लेकिन उसके सामान्य ऑपरेटिंग कंट्रोल का उपयोग करके। आप सीधे ब्रेकर बंद नहीं करते, आप पहले मशीन का ऑफ बटन दबाते हैं। अच्छा, तो पहले सम्मानजनक तरीके से मशीन को बंद करो, फिर उसकी पावर काटो। इसके बाद तीसरा और सबसे जरूरी कदम, आइसोलेशन। यहाँ आप उपकरण को ऊर्जा के स्रोत से फिजिकली अलग करते हैं।
और फिर आता है चौथा कदम, जो लोटो का दिल है, लॉकआउट टैगआउट। इसमें हर व्यक्ति अपना ताला लगाता है। हाँ, हर व्यक्ति जो उस उपकरण पर काम कर रहा है वो आइसोलेशन डिवाइस पर अपना निजी ताला और टैग लगाता है। अपना निजी ताला। तो अगर एक टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं तो उस ब्रेकर पर 5 ताले होंगे? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है हर व्यक्ति द्वारा अपने खुद के ताले का उपयोग। आपका ताला आपकी जिंदगी है। नियम यह है कि जिसने ताला लगाया है वही उसे हटा सकता है। ये एक विजुअल भाषा है जिसे साइट पर हर कोई समझता है। जब मैं आपका ताला देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप अभी भी सिस्टम के अंदर हैं। और मैं उसे चालू नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत जवाबदेही का एक फिजिकल फॉर्म है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रक्रिया नहीं है, ये टीम के बीच भरोसे का एक सिस्टम भी है। अब 5वां कदम, संग्रहित ऊर्जा की जांच। इसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं सोचा। बिजली बंद होने का मतलब तो बिजली बंद होना है ना? हमेशा नहीं। कैपेसिटर जैसी चीजें बिजली को एक बैटरी की तरह स्टोर कर सकती हैं, ब्रेकर बंद होने के बाद भी। अच्छा। इसके अलावा मैकेनिकल ऊर्जा भी हो सकती है, जैसे किसी बड़े स्प्रिंग में तनाव या हाइड्रोलिक दबाव। ये एक छिपा हुआ लेकिन जानलेवा खतरा है। और आखिरी कदम, छठा कदम है सत्यापन। सब कुछ बंद करने, अलग करने, ताला लगाने और संग्रहित ऊर्जा को डिस्चार्ज करने के बाद आप फिर से पुष्टि करते हैं। और वो कैसे? उसी 3 पॉइंट टेस्ट से। बिल्कुल। उसी 3 पॉइंट टेस्ट का उपयोग करके आप एक टेस्टेड वोल्टेज डिटेक्टर से ये पक्का करते हैं कि सर्किट पूरी तरह से डेड है। अब आप जानते हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि काम करना सुरक्षित है। तो लोटो प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा स्रोत पर ही बंद हो जाए। ये एक शानदार सिस्टम है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या होगा अगर पैनल खुद ही गलत तरीके से इंस्टॉल किया गया हो? यहीं पर ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग जैसी चीजें आती हैं ना? बिल्कुल। आप दुनिया की सबसे अच्छी प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो सिस्टम असुरक्षित है। इंस्टॉलेशन में सबसे जरूरी तकनीकी पहलू है उचित ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग। ग्राउंडिंग को आप बिजली के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट या सेफ्टी वाल्व की तरह समझ सकती हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। ये सेफ्टी वाल्व कैसे काम करता है? सोचिए कि पैनल के अंदर एक तार ढीला होकर उसके मेटल के फ्रेम से छू जाता है। अब वो पूरा मेटल बॉक्स लाइव है। अगर कोई उसे छूता है तो बिजली उसके शरीर से होकर जमीन में जाने की कोशिश करेगी, और यही एक जानलेवा बिजली का झटका है। लेकिन अगर सिस्टम ठीक से ग्राउंडेड है तो एक डेडिकेटेड तार उस खतरनाक करंट को तुरंत जमीन में भेज देता है। और इससे ब्रेकर ट्रिप हो जाता है? हाँ, ये करंट का बहाव इतना तेज होता है कि ये ब्रेकर को तुरंत ट्रिप कर देता है और सप्लाई बंद हो जाती है, अक्सर किसी को पता चलने से पहले ही। तो ये एक तरह से खतरे को बेअसर कर देता है। बिल्कुल। स्रोत में कम प्रतिबाधा वाले ग्राउंडिंग पथ का जिक्र है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। हाँ, लो इम्पीडेंस ग्राउंडिंग पाथ। इसे सरल बनाते हैं। इम्पीडेंस मतलब बिजली के प्रवाह में रुकावट। आप इसे ट्रैफिक की तरह सोच सकते हैं। बिजली हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है जिसमें सबसे कम रुकावट हो। आपको उसे एक चौड़ा, चिकना, खाली हाईवे देना होगा ताकि वो सीधे जमीन तक पहुंच सके। और अगर वो रास्ता खराब हो? अगर आपका ग्राउंडिंग पथ खराब है, यानी एक संकरा, उबड़-खाबड़ रास्ता, तो बिजली उस पे जाने के बजाय कोई और आसान रास्ता खोजेगी, जैसे कि किसी इंसान का शरीर। तो एक खराब ग्राउंडिंग आग लगने पर बंद इमरजेंसी एग्जिट की तरह है। बिल्कुल, ये एक बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला जोखिम है। ठीक है, तो ग्राउंडिंग एक इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन उस सिस्टम के रोजमर्रा के काम के बारे में क्या? तारों को जोड़ने के विवरण के बारे में, स्रोत में सही उपकरण और कनेक्शन को कसने जैसी बातों का जिक्र है। ये छोटी छोटी बातें ही सब कुछ हैं। कारीगरी का असली मतलब यही है। एक ढीला कनेक्शन एक टाइम बम की तरह है। टाइम बम? हाँ, जब कनेक्शन ढीला होता है तो करंट को बहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे प्रतिरोध पैदा होता है और प्रतिरोध से गर्मी पैदा होती है। ये तुरंत नहीं होता। एक ढीला कनेक्शन हफ्तों या महीनों तक धीरे धीरे गर्म हो सकता है। इसे थर्मल रनअवे कहते हैं। और गर्मी से वो और ढीला होता जाता है? हाँ, गर्मी से धातु फैलती है, कनेक्शन और ढीला होता है, जिससे और ज्यादा गर्मी पैदा होती है। ये एक धीमी गति का टाइम बॉम्ब है जो इंसुलेशन को जलाकर राख कर देता है और अंत में आग का कारण बनता है। ये डरावना है क्योंकि ये अदृश्य है। स्रोत में बेंडिंग रेडियस का भी जिक्र है। वो क्या होता है? हाँ, मतलब एक तार को बहुत ज्यादा नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल।
हर केबल की एक लिमिट होती है कि उसे कितना मोड़ा जा सकता है। उसे उसकी सीमा से ज्यादा मोड़ने पर बाहर से भले ही सब ठीक लगे, लेकिन अंदर के नाजुक तार और सबसे जरूरी उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है। इंसुलेशन ही वो चीज है जो बिजली को अंदर और इंसान को बाहर रखती है। आपने उस इंसुलेशन में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी है। ये एक छिपा हुआ दोष है जो शायद सालों बाद एक बड़ी विफलता का कारण बनेगा। तो हमने प्रक्रियाओं मतलब लोटो और सही इंस्टॉलेशन की बात की। ये सभी बिजली को नियंत्रित करने के तरीके हैं, लेकिन इंसान गलतियां करते हैं और उपकरण फेल होते हैं। तो जब सारी सुरक्षा परतें नाकाम हो जाती हैं, तब क्या होता है? यहीं पर पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की भूमिका आती है। हाँ, पीपीई सुरक्षा की आखिरी पंक्ति है। ये आपका व्यक्तिगत कवच है, लेकिन ये एक साइज सबको फिट वाला मामला नहीं है। मतलब ये जोखिम पर निर्भर करता है? पूरी तरह से। सामान्य पीपीई में हार्ड हैट, सेफ्टी ग्लास और ईएच रेटेड जूते शामिल हैं। ईएच का मतलब है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रबर के सोल वाले कोई भी जूते पहन लिए तो सब सुरक्षित है। नहीं, ईएच रेटेड जूते एक निश्चित वोल्टेज तक सुरक्षा के लिए टेस्ट और प्रमाणित किए जाते हैं, आपके सामान्य स्नीकर्स नहीं। लेकिन जब आप सीधे बिजली के उपकरणों पर काम कर रहे होते हैं, तो आपको विशेष इलेक्ट्रिकल पीपीई की जरूरत होती है, जैसे कि फ्लेम रेजिस्टेंट या एफआर कपड़े। ये सामान्य कपड़ों से कैसे अलग होते हैं? अगर कोई आर्क फ्लैश होता है, जो एक बिजली का विस्फोट है, तो सामान्य कॉटन के कपड़े तुरंत आग पकड़ लेंगे और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक कपड़े पिघलकर आपकी त्वचा से चिपक जाएंगे। बहुत भयानक। एफआर कपड़े इस तरह से बने होते हैं कि वे खुद ब खुद आग बुझा देते हैं। जैसे ही गर्मी का स्रोत हटता है, वे जलना बंद कर देते हैं। और दस्तानों के बारे में क्या? मैंने इलेक्ट्रिशियन को अक्सर 2 जोड़ी दस्ताने पहने देखा है। वो एक बहुत ही जरूरी सिस्टम है। अंदर रबर के इंसुलेटेड दस्ताने होते हैं। ये आपकी त्वचा और बिजली के बीच की मुख्य बाधाएं हैं। लेकिन रबर नाजुक होता है, ये आसानी से कट या फट सकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर चमड़े के मजबूत कवर पहने जाते हैं। अच्छा, चमड़ा रबर को बचाता है और रबर आपको। बिल्कुल। और फिर वो चीज है जो सबसे नाटकीय दिखती है, फेस शील्ड या पूरा हुड। क्या वे सच में बिजली के विस्फोट से बचा सकते हैं? वे बचा सकते हैं और बचाते हैं। एक आर्क फ्लैश कोई छोटी मोटी चिंगारी नहीं है, ये एक बम की तरह है। इसकी आवाज एक बंदूक की गोली की तरह होती है। इसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज होती है और ये सेकंड के 1000वें हिस्से में तापमान को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर सकती है। बाप रे। वो आर्क रेटेड फेस शील्ड या हुड उस जबरदस्त थर्मल ऊर्जा से आपके चेहरे और गर्दन की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये सचमुच एक जीवन रक्षक उपकरण है। हमने अब तक सब कुछ सही करने की बात की, लोटो, सही इंस्टॉलेशन, पीपी, लेकिन अब उस स्थिति की बात करते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, जब कुछ बहुत गलत हो जाता है। आपातकालीन प्रक्रियाएं। इसे बाद का विचार नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा की अंतिम परत है। एक स्पष्ट और अभ्यास की गई आपातकालीन योजना का होना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे पहली बार में गलत होने से रोकना। क्योंकि जब आपात स्थिति होती है तो सोचने का समय नहीं होता। नहीं होता। आपकी हरकतें आपकी ट्रेनिंग और अभ्यास पर निर्भर करती हैं। इसका मतलब है साइट पर प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर में प्रशिक्षित लोगों का होना, आपातकालीन शट ऑफ बटन का स्पष्ट रूप से चिन्हित होना और सही प्रकार के अग्निशामक यंत्र का होना। हाँ, सही प्रकार का। बिजली की आग के लिए क्लास सी अग्निशामक यंत्र। पानी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? पानी बिजली का बहुत अच्छा संवाहक है। बिजली की आग पर पानी फेंकना आग में पेट्रोल डालने जैसा है। ओह। आप न केवल आग को फैला सकते हैं, बल्कि आप खुद को और दूसरों को बिजली के झटके के गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। क्लास सी में ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिजली का संचालन नहीं करते। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटें तो विद्युत सुरक्षा सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। यह एक बहुस्तरीय प्रणाली है जिसमें लोटो जैसी प्रक्रियाओं से लेकर ग्राउंडिंग जैसी अच्छी इंजीनियरिंग और पीपीई जैसे व्यक्तिगत कवच तक सब कुछ शामिल है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से सतर्कता और उस अपार शक्ति का सम्मान करने के बारे में है जिसके साथ काम किया जा रहा है। और ये सिर्फ पेशेवरों के लिए नहीं है। नहीं, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन हो या सिर्फ एक जिज्ञासु व्यक्ति, इन सिद्धांतों को समझना ये दिखाता है कि हमारी आधुनिक विद्युतीकृत दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए
कितनी सोच और इंजीनियरिंग लगती है। हर स्विच जिसे हम दबाते हैं, हर आउटलेट जिसका हम उपयोग करते हैं, उसके पीछे सुरक्षा की एक पूरी अदृश्य प्रणाली काम कर रही है। ये स्रोत पेशेवरों के लिए प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन के बारे में एक व्यापक बिंदु उठाता है। हम जटिल विद्युत प्रणालियों से घिरे हैं जिन्हें हम आम मानकर चलते हैं। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। हमारी दीवारों में ग्राउंडिंग या हमारे फ्यूज बॉक्स में ब्रेकर जैसे और कौन से अदृश्य सुरक्षा सिस्टम हैं जो हर दिन चुपचाप हमारी रक्षा कर रहे हैं? और अगर हम उनके बारे में अधिक जागरूक हो जाएं, तो तकनीक के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल सकता है?